हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। आज केमिकल थर्मोडायनेमिक के लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड बॉन्ड एंथैल्पी, हेसेस लॉ ऑफ समेशन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में। हमने इसके पहले लास्ट लेक्चर में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ था। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हमने देखा था कि कैसे रिएक्ट प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी को अगर हम माइनस करते हैं रिएक्टेंट के एंथैल्पी से, हमें क्या मिलता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने वही देखा था, समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। क्या मिलता है हमें? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिलती है, टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिलती है। आज हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में। कंबशन के बारे में क्या क्या जानते हो? क्या पता है कंबशन यानी क्या होता है? वेदांत, अभिजीत, क्या होता है कंबशन? क्या होता है? अगर कंबशन वर्ड अगर आप सुनते हो तो दिमाग में क्या आता है? हीट करना। क्या हीट करना? जब वो रिएक्शन या प्रोडक्ट रिएक्टेड है उसमें जब हीट। सीधी सी एक बात है, कंबशन का एक सिंपल मीनिंग होता है। कंबशन मतलब कोई भी चीज क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज हो रही है। हाइड्रोकार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। मतलब कोई, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर किसी चीज को अगर हम जलाते हैं, जलाने के लिए क्या किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल सकती है क्या? मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, वो जो सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो मेन हम अगर हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो कंबशन रिएक्शन हमने हाइड्रोकार्बन में डिस्कस की हुई है कि जनरल रिएक्शन ऑफ काय की जनरल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंबशन की जो हमने लास्ट में डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले तो समझते हैं कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है। The standard enthalpy of combustion of a substance is standard enthalpy change accompanying a reaction in which 1 mole of substance in its standard state is completely oxidized। क्या बोला है? देखो, स्टैंडर्ड स्टेट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्टैंडर्ड स्टेट जो भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, प्रेशर पे 1 atm प्रेशर पे जो किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन अगर 1 atm प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर क्या बोलते हैं नॉर्मल कंडीशंस में कौन से स्टेट में होता है? ऑक्सीजन गैस में होता है, तो गैस उसकी क्या हो गई? स्टैंडर्ड स्टेट। क्लियर है? कार्बन कौन से? कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है, तो वो क्या होगी उसकी? स्टैंडर्ड स्टेट। तो क्या हो रहा है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या हो रहा है? अपने स्टैंडर्ड स्टेट में क्या हो रहा है? कंप्लीटली क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ऑक्सीडाइज से क्या समझ में आता है? ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा, ऑक्सीजन ऐड होगी। क्लियर हो रहा है? फॉर एग्जांपल अगर मैं देखो एक जनरल रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोकार्बन की, क्या है? CxHy प्लस X प्लस Y/4 O2 क्या मिलता है हमें? X CO2 प्लस Y/2 क्लियर है? ये बताए आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है इथीन का, C2H2। इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट करते हैं हमें क्या मिलेगा? CO2 प्लस रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस करो। वहाँ पे 2 लगेगा, उधर भी 2 जाएगा, ओके सामने। ओके सामने क्या जाएगा? 2। सही से बैलेंस करो। अगर मैंने ये 2 लिया, ये भी 2 लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2/4 तो क्या हो जाएगा? 2 + 1/2 2/4 है ना? इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? सॉल्व करो। 1/4 कैसे आएगा? बाबा मुझे एक बात बताओ, 2 + 2/4 2 1 ये क्या हो जाएगा? 1/2। ये अगर करोगे तो 5/2 नहीं आएगा क्या? तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5/2। यहाँ x कितना है? 2। y/2 ये भी कितना हो जाएगा? क्लियर है क्या? रिएक्शन बैलेंस है,
अब हुई क्या रिएक्शन बैलेंस? बोल रहा है मैम 5/2 है तो 2/2 1 होगा ना। क्लियर है? मैंने इसको y/4 इसको कंसीडर कर ली। क्लियर है भी? इसका जो रहेगा डेल्टा आर एच ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा इसका? -1300 किलो जूल। क्लियर हो रहा है? मतलब क्या हुआ, अगर इथीन अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है, मतलब जल रहा है, उसको अगर हम क्या कर रहे हैं, कम मतलब हीट कर रहे हैं इसके साथ में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर वो ऑक्सीडाइज्ड होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? -13 लगेगी कितना? -1300 किलो जूल। कोई डाउट है कंबशन में? अदर देन रिएक्शन तो आपको हाइड्रोकार्बन की इसको बैलेंस करने के लिए इसी जनरली रिएक्शन का आपको क्या करना है? यूज करना है। क्लियर है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड एंथैल्पी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में आपको क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर आपको बॉन्ड एंथैल्पी पे दिए होते हैं। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो लास्ट टाइम हमने देखा था, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टर। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपका फॉर्मूला लगेगा जो लास्ट टाइम हमने क्या था? क्या था? यही था माइनस समेशन ऑफ क्लियर हो रहा है? यही फॉर्मूला आपको इसको भी सॉल्व करने के लिए यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड से क्या समझ में आता है? कोई भी अगर कंपाउंड बन रहा है तो उनके बीच में कोई ना कोई तो पेयरिंग होगी, या तो आयोनिक बॉन्ड होगा या तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्लियर है? या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। यही तीन बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली वो जो कोई भी कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड को हम जब ब्रेक करते हैं तो उसके बॉन्ड को भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। देखो, enthalpy change required to break particular covalent bond in 1 mole of gaseous molecule। कोई गैसियस सब्सटेंस है, किसी गैसियस मॉलिक्यूल के कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, पहले मॉलिक्यूल था तो अगर उसको हमने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? या तो एटम बनेगा या तो रेडिकल बनेगा। वही हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में, दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, दोनों को अगर मैं ब्रेक करूं तो एक दो अलग अलग मुझे हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे। डायटोमिक के मतलब क्या है? दो एटम से मिलके बना है ना, तो वो एटम को अगर मैं अलग कर दूं तो अलग करने के लिए जो एनर्जी लग रही है वही क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी। देखो, H2 था गैसियस स्टेट में था, पर याद क्या रखना है? ये भी गैसियस होना चाहिए और प्रोडक्ट भी क्या मिलना चाहिए हमको? गैसियस। ठीक है, H2 था गैसियस स्टेट में, हमने ब्रेक किया, दो एटम मिला, एनर्जी कितनी लगी? 436.4 किलो जूल। क्लियर हो रहा है? सेम HCl भी क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैसियस स्टेट में एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल देगा, कितनी एनर्जी मिली? 431.9 किलो जूल। देखो, तो क्या लिखोगे? एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड, एंथैल्पी ऑफ H बॉन्ड Cl कितनी हुई? 431.9 किलो जूल पर मोल। एक मोल को ब्रेक करने के लिए उसके HCl की कितनी एनर्जी लगेगी? इतनी एनर्जी लगेगी। क्लियर हो रहा है? हाइड्रोजन के लिए कितनी लगेगी? 436.4 किलो जूल पर मोल। क्लियर हो रहा है? अब आते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। बहुत से ऐसे भी तो मॉलिक्यूल है
जिसमें सिर्फ एक नहीं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी ये क्या था, ये डायटोमिक थे, ये भी इसमें 2 एटम थे, इसमें भी 2 एटम थे। 2 से अगर ज्यादा एटम आएंगे तो पॉलीएटॉमिक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल H2O, वाटर की अगर मैं बात करूं, वाटर में कितने मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। तो वाटर गैसियस स्टेट में तो क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन का। एनर्जी कितनी लगी, एनर्जी ऑफ सॉरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी है, 927 किलो जूल। ये तो एक भी हो सकती। इसको अगर हम स्टेप में किया जाए तो पहले हम अगर H और OH को ब्रेक करें, ये होगा ना H2O, H की बॉन्डिंग ही वैसी होती है ना। तो चलो देखते हैं अगर रिएक्शन को अगर हम स्टेप बाय स्टेप में अगर करते हैं तो किस वे से होती है। H2O है, किस स्टेट में क्या होगा, अगर मुझे ब्रेक करना है H2O को तो क्या सबसे पहले क्या मिलेगा, 2H कैसे मिलेगा, स्टेप बाय रिएक्शन। ये भी तो होगा, एक OH मिलेगा गैसियस में और एक H मिलेगा। इसको किसी को कोई डाउट है, एनर्जी कितनी लगेगी, 499 499 किलो जूल। अब क्या बचा, और किस में ब्रेक हो सकता है, ये ब्रेक हुआ, अब इसको भी तो ब्रेक करना पड़ेगा ना। कैसा होगा ये, सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगी, OH गैसियस में था, क्या बनेगा O और H। क्लियर हो रहा है, एनर्जी लगेगी डेल्टा HF ऑफ H0 428 किलो जूल की आपको राउंड ऑफ में एनर्जी लगेगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखूं क्या होगा, OH OH कैंसल, क्या बचेगा यहाँ H2O गैस, क्या मिलेगा HH 2H प्लस ओवरऑल रिएक्शन मिली। इनको ऐड करोगे कितना होगा, ऐड करो 927 आएगा 927 किलो जूल। ये आपकी इतनी एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी लगेगी, मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको इतनी एनर्जी इसकी रिक्वायर्ड है। बस इसमें एक ही चेंज होता है, आपको पता है बॉन्ड एंथैल्पी का अगर आपको फॉर्मेशन अगर आपको करना है, इसकी अगर रिएक्शन की पूरी ओवरऑल रिएक्शन के लिए अगर जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो किया जाता है, मैं इधर लिखवा रही हूं, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या देखा था, प्रोडक्ट में से हम क्या कर रहे थे, रिएक्टेंट को माइनस कर रहे थे, क्लियर है। पर सिर्फ याद रखना इस फॉर्मूले में, बॉन्ड एंथैल्पी के फॉर्मूले में आपको वैसा नहीं करना है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर आपको निकालनी है तो क्या करोगे आप, समेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस क्या करोगे, समेशन ऑफ डेल्टा एच, क्या करोगे प्रोडक्ट। अभी तक क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट माइनस करोगे, क्लियर रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको बॉन्ड एंथैल्पी कहीं पे भी पूरे न्यूमेरिकल में अगर बॉन्ड एंथैल्पी का वर्ड दिया है, बॉन्ड ब्रेकिंग का दिया है, तो आपको सीधी सी एक बात है, क्या करना है, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस करना है। बाकी सभी ओवरऑल रिएक्शन के लिए, रिएक्शन एंथैल्पी निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन, चाहे फॉर्मेशन पूछे, कंबशन पूछे, सब्लिमेशन पूछे, कुछ भी पूछे, उसके लिए आप क्या करोगे, प्रोडक्ट में से रिएक्शन माइनस करोगे। पर बॉन्ड एंथैल्पी के लिए आया तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे। नेक्स्ट टॉपिक पे अभी हम आते हैं, हेसेस लॉ ऑफ समेशन, इसका नेक्स्ट टॉपिक है जिसके ऊपर में नेक्स्ट टॉपिक पे हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है आपके बोर्ड के इसमें,
डायरेक्ट भी इसके ऊपर में क्वेश्चंस रहते हैं, उसके अलावा भी अगर बात की जाए तो इसके ऊपर में इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये रिएक्शन कैसे, जैसे कि देखो होता है कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट बन जाए या हो सकता है ये स्टेप में बने, पहले दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म हो उसके बाद सेकेंड प्रोडक्ट फॉर्म हो। तो ये क्या होता है, अगर कोई भी रिएक्शन अगर स्टेप में हो रही है तो ओवरऑल रिएक्शन को अगर हम ऐड करें, सभी मतलब उनका सम करें, तो हमें एंथैल्पी भी जो मिलती है ओवरऑल रिएक्शन की क्या मिलती है, स्टेप बाय इंडिविजुअल स्टेप में भी ऐड करने के बाद भी हमें क्या मिलती है, ओवरऑल रिएक्शन आपको पूरी सेम मिलती है जो आपके इंडिविजुअल स्टेप्स में आएगी। क्लियर हो रहा है। जैसे अमोनिया का फॉर्म हुआ, अमोनिया को फॉर्म होने के लिए -92.2 किलो जूल की अगर एनर्जी लग रही है, तो अगर हम उस रिएक्शन को अगर स्टेप में भी करते हैं तो स्टेप में करने के बाद भी अमोनिया का जो फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए जो एनर्जी एंथैल्पी आएगी वो कितनी आएगी, -92.2 किलो जूल। जैसे कि देखो अमोनिया के सिंथेसिस को अगर हम कंसीडर करें, पहली स्टेप हाइड्रोजन रिएक्ट होगा नाइट्रोजन के साथ में, हमें मिलेगा N2H4। कितनी एनर्जी मिलेगी, डेल्टा रिएक्शन की जो एंथैल्पी है हम H1 से फर्स्ट स्टेप है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा RH0 1 कितनी मिली, +95.4 किलो जूल। सेकेंड N2H2 में अगर फिर से हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हमें क्या मिला, अमोनिया। अब रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी हुई, H2 -87.6 किलो जूल, -187.6 किलो जूल। अगर हम इस रिएक्शन को ऐड कर दें, क्या होगा, अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये कैंसल होगा, तो क्या हो जाएगा, N2 कितना है, एक ही है ना, क्या हो जाएगा, प्लस एक मॉलिक्यूल यहाँ 2, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, 2, यहाँ कितने हो जाएंगे, कितने होंगे, कैंसल होगा कुछ, अंशुल उधर से आप 2 मिनट वेट करो। कुछ नहीं होता, क्लास में बैठो, वेट करना। देखो दो मिनट, चलो आ जाओ, देखो इधर नाइट्रोजन इतना ही है, क्या होगा, यहाँ 2 है, यहाँ सॉरी यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3H2। क्लियर हो रहा है, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या बचा अभी, 2NH3 गैस। जैसे ये ऐड हुए तो ये भी ऐड होंगे, इनको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगी, डेल्टा H रिएक्शन का ओवरऑल कितनी मिलेगी, 92.2 किलो जूल। मतलब अगर अमोनिया हम डायरेक्ट फॉर्म करें तो भी हमें एंथैल्पी सॉरी माइनस कितनी मिलेगी, चाहे हम इंडिविजुअल स्टेप्स में करें तो भी हमें क्या मिलेगी, उसी का समेशन अगर हम करते हैं तो हमें जो एंथैल्पी मिलेगी ओवरऑल रिएक्शन की वो कैसी रहेगी, सेम। तो हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या बोलता है, चाहे रिएक्शन स्टेप में हो चाहे सिंगल स्टेप में हो, या डायरेक्ट फॉर्म हो या उसके हम मल्टीपल स्टेप में करवाए, तो मल्टीपल स्टेप को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी क्या हो जाती है, मिलती है। ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस इन इंडिविजुअल स्टेप इन द रिएक्शन। चाहे एक रिएक्शन के स्टेप में हमें जो एंथैल्पी मिली है, चाहे वो मल्टीपल स्टेप में हो, मल्टीपल स्टेप वाले को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें एंथैल्पी क्या मिल जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन की मिल जाएगी। क्लियर है। एप्लीकेशन, हेसेस लॉ का एप्लीकेशन आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जब कोई भी वैल्यूज आपको एक्सपेरिमेंटली आप नहीं निकाल पाते हो, उस कंडीशन में हम कैलकुलेटेड फॉर्म में
हेसेस लॉ का यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पीज को निकालने के लिए। मतलब कब यूज करेंगे, जब एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज आप फाइंड नहीं कर पा रहे, तब हम इसका यूज करते हैं कैलकुलेटेड फॉर्मेट में, वहां पे हेसेस लॉ का यूज होता है। क्लियर है? क्लियर है? याद रहेगा आपको, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है हेसेस लॉ के ऊपर में, तो आपको पूरा का पूरा डिफाइन करके इसको अमोनिया के सिंथेसिस के साथ दो, क्योंकि आपके बुक में अमोनिया के साथ में, या ओवरऑल आपको अगर दूसरे किसी रिएक्शन के साथ में देना है तो आप वो भी दे सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा स्पॉन्टेनियस। N2H2 को N2H4 से डिवाइड किया है ना, मतलब हाँ डायरेक्ट कैंसिल। देखो ये प्रोडक्ट में ये रिएक्टेंट में इधर आएगा तो रिएक्शन रिवर्स होगी तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है। तो वहां पे तो H2 बचेगा ना, तो हम सॉरी यहाँ एक चीज है, N2H4 को ही लेना है तो कैंसिल होगा। थैंक यू। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे N2 कैसे बचेगा, तो कैंसिल हो जाएंगे तो बाबा ये क्या है, और ये ऐड होगा, ये आएगा 3H2, ये N2, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ कितना बचा, सिर्फ अमोनिया बचा, और दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये डैश नहीं है, ये पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं। सबसे पहले स्पॉन्टेनियस, रिवर्सिबल देखा है? रिवर्सिबल में क्या होता था, जो रिएक्शन से रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, फिर से रिवर्स हो सकती थी, कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं थी, रिएक्शन क्या हो सकती थी, इजीली रिवर्स हो सकती थी। अब ऐसी रिएक्शन जो रिवर्स ना हो, वो रिएक्शन कैसी रहेगी, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्यों बोला? स्पॉन्टेनियस का मतलब ही क्या होता है, अपने आप होता है, उसके लिए कोई एक्सटर्नल बैरियर की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? पहले इसमें कुछ पॉइंट्स कैसे रहेंगे, ये रिएक्शन हमेशा जब भी हम अगर बात करें स्पॉन्टेनियस या इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमेशा अपने आप होती है, इसको कोई एक्सटर्नल प्रेशर की जरूरत नहीं होती। हमने फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई रिएक्शन करवाना है, मैंने रिएक्टेंट डाल दिया, रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, अब ये प्रोडक्ट फिर से जाकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा रिएक्शन कैसी रहेगी, वन डायरेक्शन में रहेगी, मतलब उसमें हमेशा यही साइन रहेगी, ये वाली साइन नहीं। क्लियर हो रहा है क्या? रिएक्शन कैसी रहेगी, वन डायरेक्शन में रहेगी, कोई एक्सटर्नल, मतलब पहला अगर हम बात करें, कोई एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड नहीं होगा रिएक्शन को करवाने के लिए। ठीक है, और हमेशा कैसी होगी, वन डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्लियर है? थर्ड, ये हमेशा या तो रिएक्शन एक तो रैपिड मतलब बहुत ज्यादा फास्ट होगी, या तो स्लो। क्या हो सकती है, या तो रैपिड हो सकती है या तो स्लो हो सकती है, धीरे धीरे भी हो सकती है, या तो फिर एक साथ जल्दी मतलब विद इन अ सेकेंड भी कन्वर्ट हो सकती है। क्या हो गया अभिजीत? आंखें दुख रही है, तो आंखें दुखती है तो हंसी आती है, फिर क्या होगा, सबसे पहले कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर की कोई एक्सटर्नल एजेंसी अक्यर नहीं होगी किसी में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में। ठीक है, और सेकेंड हमेशा कैसी होगी, वन डायरेक्शन में होगी। थर्ड रैपिड होगी या तो फिर स्लो। हाँ, एक और रिएक्शन हो रही है, मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन हुआ, जैसे इसको समझने के लिए सबसे पहले एग्जांपल देते हैं, फिर बाद में देखते हैं। मैंने ना लोहे की रॉड ली, ठीक है, लोहे की रॉड को एक साइड से गर्म करना स्टार्ट किया, ठीक है, गर्म होगी, एक कंडीशन के बाद मैंने हीट देना स्टॉप कर दिया। मुझे एक बात बताओ, इधर से आपने पकड़े थे कि इधर साइड गर्म होगा क्या? होगा।
एक कंडीशन आएगी जितना इधर गर्म है उतना इधर भी गर्म हो जाएगा। क्या हुआ, हीट क्या हुई, हम तो रिएक्शन यहाँ करवा रहे हैं ना, हीट तो मैं इस पोजीशन पे कर रही हूँ, पर मैंने कुछ समय बाद नोटिस किया कि जितनी हीट यहाँ पे जितना गर्म है उतना गर्म वो ये साइड पे है। अब दोनों इक्वल हो गए। अब कैसे हो गए, टेम्परेचर दोनों साइड का कैसा है, सेम है। क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पे है। तो रिएक्शन कब तक होगी, जब तक वो एक्सटर्नल और बाहर, मतलब कब तक होगी, जब तक रिएक्शन में वहां पे क्या क्या अटेन ना करे, क्लियर हो रहा है क्या। रिएक्शन तब तक स्पॉन्टेनियस कंटिन्यूअसली होते रहेगी जब तक वो अपने इक्विलिब्रियम को अटेन ना करे। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट क्या था, एक्सटर्नल बैरियर, एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल एजेंसीज का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा किसके लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, हमेशा वन डायरेक्शन में होगी। एक बार अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो बन गया। एक फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमने दूध से दही बनाया, बन गया दही, दूध से फिर मैं सॉरी दही से फिर मैं दूध नहीं बना सकती, समझ में आ रहा है। रैपिड होगी या तो फिर स्लो, धीरे धीरे या तो फिर एक साथ जल्दी भी कन्वर्ट हो सकती है। उसके अलावा रिएक्शन कब तक होगी, जब तक वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन ना कर ले, मतलब द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेंड्स टू ऑक्योर इन अ डायरेक्शन दैट लीड्स टू इक्विलिब्रियम, तब तक उस डायरेक्शन में होते रहेगी जब तक वो इक्विलिब्रियम को अटेन ना करे। क्लियर है। अब देखो इधर साइड की हो रही तो मतलब इधर ही होगी, प्रोडक्ट पूरी तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी इक्वल, भाई इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, रिएक्शन स्टॉप। कब होती है रिएक्शन स्टॉप, जब इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। ठीक है, डन, कोई डाउट, अभिजीत पक्का। नेक्स्ट, एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। क्या होता है एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, क्या होता है स्पॉन्टेनिटी। अभी देखो रिएक्शन अपने आप हो रही है, अब एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा। हमने अभी तक दो ही चीजों के बारे में देख रहे थे, ये क्या था, ये क्या था, सराउंडिंग। एक क्वेश्चन था, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो रही है, अगर सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है तो रिएक्शन कैसी होती थी। फॉर एग्जांपल सिस्टम ने एनर्जी लूज किया, मतलब एक्सो की एंडो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती थी, मतलब स्पॉन्टेनियस में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है। कब होगी, जब सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा, और इसमें क्या होगा, सराउंडिंग एनर्जी लूज करे और सिस्टम क्या करे, एब्सॉर्ब करे। क्या हो जाएगा, सिस्टम एनर्जी को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। मतलब दो कंडीशन है, एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी में रिलेशन, और एक बात में क्या आ सकता है, या तो सिस्टम एनर्जी को लूज करे तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक, और अगर एब्सॉर्ब करे तो सॉरी उल्टा बोला, अगर सिस्टम लूज करे तो एक्सोथर्मिक और एब्सॉर्ब करे तो एंडोथर्मिक, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो स्पॉन्टेनिटी में भी डिपेंड करता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, हो सकता है या तो सिस्टम एनर्जी लूज कर दे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, और अगर एनर्जी को एब्सॉर्ब कर ले सिस्टम तो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। दोनों कंडीशन में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो सकती। क्लियर है। फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताओ, आइस देखा है,
आइस मेल्ट होता है? यस यस होता है ना? इसके लिए कोई ऐसा है कि भाई मैं इसको रोक लूं? इसको अगर मैं नॉर्मल मैंने आइस लिया और ऐसे बाहर रखा तो अपने आप मेल्ट होगा। क्या करेगा सिस्टम? एनर्जी को लूज कर रहा है, मेल्ट हो रहा है, मतलब अपने आप को चेंज किया, एनर्जी लूज किया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्लियर है? तो ये कैसी है? एक्सोथर्मिक। एक एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड को, मतलब नमक को अगर हम पानी में डिसॉल्व करें, करते हो? पानी में डिसॉल्व करते हो, क्या होता है? एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? क्योंकि देखो अगर आप पानी को अगर गर्म करते हो, गर्म पानी में नमक डालते हो तो जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। मतलब अगर हम एक्सटर्नल, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ बोलेगा ये था, अपने आप भी नमक डिसॉल्व हो जाता है। और अगर हम एक्सटर्नल और भी अगर एनर्जी ऐड कर दो, बाहर से अगर एनर्जी ले, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो तो वो भी क्या होगा? जल्दी डिसॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल मेरा बोलने का मतलब ये कि मैं वाटर को 25 डिग्री वाले जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखी हूँ और कहीं का टेम्परेचर ऐसा मेंटेन है कि जहां पर क्या बोलते हैं 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस ही होगा पर ज्यादा 50 डिग्री वाले में, मतलब वो क्या कर रहा है? हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है ना, तो कैसे रिएक्शन कर रहा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कर रहा है। क्लियर हो रहा है? एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन कर रहा है तो इसका मतलब ये पर स्पॉन्टेनियस अपने आप ही तो डिसॉल्व हो रहा है ना। नमक को पानी में, पानी भर के, पानी लो एक गिलास और नमक डाल के रखो, कुछ समय बाद में डिसॉल्व हो जाता है, अपने आप हुआ। आपने डिसॉल्व किया क्या? स्टर किया क्या? नहीं। तो वही बोलने का मतलब क्या, एनर्जी या तो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है, और रिएक्शन तब भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। डाउट है किसी को एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी पे? आइस मेल्ट होता है, एनर्जी एब्सॉर्ब, उसको अगर हम और ज्यादा वो कर दे तो वो सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो एंथैल्पी ऑफ हमने देखा था। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंट्रोपी। इसके पहले वर्ड सुना है? सुना है? क्या होता है? कोई आइडिया? एक कुछ हम डायग्राम बनाते बताना। सॉलिड पे आओ। सॉलिड की अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, सॉलिड के मॉलिक्यूल प्रॉपर अरेंज होते हैं? डिस्टेंस होता है क्या? कोई डिसऑर्डर होता है क्या? अरेंजमेंट कैसा होता है? प्रॉपर क्लोज ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी ये कैसे होते हैं? हाईली ऑर्डर्ड होते हैं। सॉलिड स्टेट को अगर हम देखते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? हाईली कैसा होता है? ऑर्डर्ड होता है। होता है प्रॉपर मैनर में। वही अगर मैं थोड़ा सा अगर लिक्विड पे आ जाऊं, लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े रैंडम होते हैं, ऐसे होते हैं ना, देखिए हो ना? यस डिसऑर्डर स्टेट में होते हैं। कैसे ये? डिसऑर्डर क्लियर है? अगर मैं अगर गैस पे आ जाऊं तो बहुत दूर रैंडमनेस ज्यादा होता है, मतलब कोई नहीं, किधर भी कोई उनका अरेंजमेंट प्रॉपर होता है क्या? नहीं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। ये कैसे होता है? हाईली डिसऑर्डर्ड होते हैं। वही एंट्रोपी है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? जितना ज्यादा, मतलब एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं एस से। कैसे? एंट्रोपी का मतलब ही क्या होता है? डिसऑर्डरनेस। क्या होता है? डिसऑर्डरनेस। कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी है, उनमें कितने मॉलिक्यूल्स के किस फॉर्म में है? डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी को हम बोलते हैं डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मतलब कोई भी सब्सटेंस है, सब उसके मॉलिक्यूल्स कैसे रैंडम फॉर्म में, कि जितने ज्यादा डिसऑर्डर्ड रहेंगे उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। क्लियर में आ रहा है? अगर चेंज इन एंथैल्पी बोला, सॉरी, चेंज इन एंट्रोपी बोला जाए तो डिनोट कैसे करोगे? डेल्टा एस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अगर एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो सीधा एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं Q रिवर्सिबल अपॉन, क्या फॉर्मूला आ जाएगा?
Q reversible. ये याद रखना है। क्लियर हो रहा है? एंट्रोपी क्लियर हुआ? क्या डिनोट करता है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के जितने भी जो कोई भी अगर सब्सटेंस है उसके जो मॉलिक्यूल है वो कितने डिसऑर्डर्ड फॉर्म में, ज्यादा डिसऑर्डरनेस एंट्रोपी किसकी रहेगी? गैस की, लिक्विड की कि सॉलिड की? हाईली डिसऑर्डर्ड ये है तो एंट्रोपी भी किसकी ज्यादा होगी? गैस की। फिर उसके बाद क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस, इसका जो फॉर्मूलेशन है सेकंड लॉ के बेस पे किस वे से दिया जाता है। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से देखते हैं एंट्रोपी को। अगर मुझे एक बात बताओ, मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैंने पानी लिया, सभी लोग आंसर करना, पानी लिया और पानी में मैंने आयोडीन को ऐड किया। आयोडीन पहले कैसे, आयोडीन का हम अगर बात करें स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? सॉलिड। इसको मैंने एक्वस में डिसॉल्व किया। अब ये कैसे, वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो गए, अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ? डिसॉल्व होने के बाद लिक्विड। रैंडम में उसका जो डिसऑर्डरनेस है सॉलिड टू लिक्विड में आया तो मतलब क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, मतलब इंक्रीज होगा। क्लियर हो रहा है? एक और, मैं हाइड्रोजन गैस थी, हाइड्रोजन गैस को मैंने उसके एटम में कन्वर्ट किया गैस में। अब एटम में चेंज हुआ, डिसऑर्डरनेस बढ़ा उसका, मतलब ब्रेक डाउन हुआ और उसके एटम्स में कन्वर्ट हुआ। तो ये क्या हो गया? क्या बढ़ा? डिसऑर्डरनेस बढ़ा। तो मतलब क्या होगा? डेल्टा एस इसका भी क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है क्या? अब हमें किसी भी इसका मतलब अगर किसी का भी अगर हम बात कर रहे हैं डिसऑर्डरनेस या फिर अगर रैंडमनेस अगर बढ़ रहा है या डेल्टा एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, डेल्टा एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। हम क्या बोलोगे? क्या होती है? स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होना। क्लियर हो रहा है? सबसे पहले हमने अभी कुछ देर पहले एक फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था। एंट्रोपी को अगर हमें मेजर करना है तो एंट्रोपी को मेजर, चेंज इन एंट्रोपी अगर हमें निकालना है तो डेल्टा एस इक्वल्स टू क्या है? Q रिवर्सिबल अपॉन T। मुझे एक बात बताओ, मैंने कोई सब्सटेंस लिया, कोई भी रैंडम सब्सटेंस लिया समझो, उसमें अगर मैं हीट को बढ़ा दूं, अगर मैं किसी सब्सटेंस की अगर हीट बढ़ाऊंगी, फॉर वाटर, वाटर को मैंने वाटर लिया लिक्विड स्टेट में, उसमें अगर उसने हीट एब्जॉर्ब किया वो, या फिर टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में, रैंडमनेस बढ़ेगा। मतलब क्या एग्जांपल है, अगर मुझे एंट्रोपी को बढ़ाना है या तो मैं उसकी हीट बढ़ा दूं तो भी रैंडमनेस इंक्रीज होगा, या तो मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं। तो इसीलिए एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी क्या आ जाती है? हीट Q रिवर्सिबल अपॉन T। या अगर हम टेम्परेचर भी बढ़ाते तो इनडायरेक्टली क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर रिवर्स सॉरी हीट भी अगर हम अगर किसी सब्सटेंस को प्रोवाइड करते तो भी क्या बढ़ेगा? एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? डेल्टा एस अपॉन Q रिवर्सिबल अपॉन T। क्लियर हो रहा है? अब सबसे पहली चीज Q रिवर्सिबल, मुझे एक बात बताओ कि इस Q का फॉर्मूला क्या है? जूल, टेम्परेचर, केल्विन। तो क्या हो जाएगा? जूल पर, मतलब चेंज इन एंट्रोपी का जो फॉर्मूला, सॉरी चेंज इन एंट्रोपी का यूनिट क्या हो जाता है? जूल पर केल्विन। याद रहेगा? अचल क्या है यूनिट? जूल पर केल्विन का चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर स्टेट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर हो रहा है? कैसे बढ़ती है? या तो हम उसको हीट करें तो भी बढ़ती है, जैसे अगर हमने लिक्विड वाटर था, वाटर को हीट किया तो गैस में कन्वर्ट हुआ, रैंडमनेस, गैस का रैंडमनेस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। या फिर अगर मैंने आइस था, आइस को मेल्ट किया, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, डेल्टा एस कैसा आएगा? उसका पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो रहा है क्या? में सेम चीज जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो डिपेंड करता है आपके एंट्रोपी पे, मींस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पे।
क्या बोल रहा है स्टेटमेंट के टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीजेस इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या बोल रहा है अगर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या होता है सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या होती है इंक्रीज होती है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या आ जाएगी डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू सिस्टम एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0। क्या होगा ग्रेटर देन रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस रहेगी जब डेल्टा एस ये जो टोटल की जो वैल्यू है वो क्या होगी ग्रेटर देन 0। तो रिएक्शन कैसी रहेगी स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर हो रहा है। अगर मुझे एक बात बताओ डेल्टा एस टोटल की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाए तो रिएक्शन कैसी रहेगी नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या हो जाएगी अगर डेल्टा एस टोटल की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो रिएक्शन कैसी जाएगी इक्विलिब्रियम। काय पे जाएगी कंडीशन क्या क्या याद रखना है डेल्टा एस टोटल की वैल्यू अगर 0 से बढ़ जाए तो रिएक्शन Spontaneous. 0 से कम हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस और इक्वल हो जाए तो क्लियर है। किसी को कोई डाउट क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस अगर रिएक्शन हो रही है कोई भी रिएक्शन अगर अपने आप हो रही है तो उसकी जो एंट्रोपी होगी सिस्टम की और सराउंडिंग की क्या होगी इंक्रीज होगी। ठीक है सिस्टम और टोटल जो एंट्रोपी है वो 0 से ज्यादा होगी। इतना ही बोलना है। क्लियर हो रहा है क्या। तो इसीलिए क्या बोला गया डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0 और ये अगर 0 है तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली कैसी है स्पॉन्टेनियस। क्लियर है। अगर आपको क्वेश्चन भी आता है कोई रिएक्शन दिया है और उसमें अगर चेंज इन एंट्रोपी अगर आपको पॉजिटिव दिए फॉर एग्जांपल +20 दिए फॉर एग्जांपल +20 जूल पर केल्विन दिए तो क्या होगा रिएक्शन कैसी है पूछा रिएक्शन क्या है स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस तो आप क्या बोलोगे स्पॉन्टेनियस है। क्यों क्योंकि उसकी डेल्टा एस टोटल की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है और पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0 है। अगर माइनस में दे दी होती -20 जूल पर केल्विन दे दी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस में लेस देन 0 है ना। क्लियर हो रहा है। और इक्वल टू 0 कर दे इक्विलिब्रियम मेंटेन कर चुका है।